Hello students and welcome to the lecture 15. First of all let's see the content of this lecture. So content of this lectures are unit 4 conditional and looping statement. In last lecture our unit 3 is completed. Unit 3 हमारा completely complete हो गया था. अब हम यहाँ से unit 4 start कर रहे हैं जो कि है conditional and looping statement. So topics that are covered in this lecture: if else, that is conditional statement, if else, nested if, else if ladder, स्विच स्टेटमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर. सो यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हो गया था. अब हम यूनिट 4 पे हैं. इसमें हम लोग आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पर देखने वाले हैं. नेक्स्ट इसमें हम दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, डैट इज लूपिंग स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारा ये जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी. इन सी द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अंटिल नाउ इन ऑल प्रोग्राम्स. जब तक कि प्रोग्राम स्टॉप नहीं हो जाता है, एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है. इसी को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो. एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरी के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन, इसी को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो. एंड दिस कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन कमांड टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एन सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो. एक कमांड के बाद दूसरी, एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है उसी को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो. In most C program, the programmers may want to skip instructions or repeat a set of instructions repeatedly when writing logic. बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो रिपीटेशन ऑफ कोड है उससे वो बचना चाहते हैं. एक ही लाइन वो बार बार नहीं लिखना चाहते हैं. इसके लिए वो क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं. और वो जब लॉजिक जब लगा रहे होते हैं उसी समय ये करते हैं कोशिश कि रिपीटेशन ऑफ कोड ना हो, एक ही लाइन बार बार ना लिखी जाए. जैसे कि अगर आपको हेलो प्रिंट करना है 5 टाइम्स तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो. लेकिन उसकी जगह हमारे पास फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, हम इसका यूज़ करके उसको प्रिंट कर सकते हैं ईजिली. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. दिस कैन बी रेफर टू एज एन सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो. हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल फ्लो जो है प्रोग्राम का उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्वेंशियली. द डिक्लेरेशन इन सी सेट लेट प्रोग्रामर्स मेक सच डिसीजन विच आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. इसके लिए प्रोग्रामर्स कुछ डिसीजंस बनाते हैं, कुछ ऑप्शंस बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल डिक्लेरेशन. कंट्रोल किस तरीके से करना है फ्लो को, और या फिर डिसीजन किस तरीके से होना है. सो बिलो आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी. कितने टाइप्स हैं यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट के सी लैंग्वेज में. तो फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकेंड इज इटरेटिव स्टेटमेंट एंड थर्ड इज जंप स्टेटमेंट. तो इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखने वाले हैं जिसमें कि इफ़ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट आएगा. इफ़ स्टेटमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे इफ़ है, इफ़ स्टेटमेंट हुआ, इफ़ एल्स हो गया, फिर एल्स इफ हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, एल्स इफ लैडर हो गया, फिर नेक्स्ट इसमें इटरेटिव और स्विच केस हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गया. इसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट है जिसमें वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट आता है. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एंड जंप स्टेटमेंट जो है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट दैट यूज्ड इन द सी टू परफॉर्म the task of the decision making can be classified into bidirectional and multiple branching. तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है और मल्टीपल ब्रांचिंग भी हो सकती है. इसके लिए एग्जांपल है, जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हो, अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो उसके सामने आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं. तो उसमें से जो ऑप्शन आप वहाँ पे जो भी ऑप्शन चूज़ करते हो, अब सारे ऑप्शन आप वहाँ पे नहीं चूज़ कर सकते हो, एक ऑप्शन आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो. तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. इसीलिए हम ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. तो इसमें फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, दैट इज यूनिक कंडीशनल स्टेटमेंट. ओनली वन कंडीशन इज देयर. एक कंडीशन है और एक स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है प्रिंट करने के लिए. तो यूजिंग जनरल इफ स्टेटमेंट अ जनरल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड यूज टू कंपेयर आइदर टू इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यूज. या तो आप 2 इंटीजर को कंपेयर कर सकते हो,
दो फ्लोट को कर सकते हो, दो कैरेक्टर को कर सकते हो और दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि जनरल इफ स्टेटमेंट है और जनरल डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रहा है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू देन इंस्ट्रक्शन प्रिंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी ही होगी, जो भी कंडीशन वहाँ, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखी होगी वो प्रिंट होगी। तो इसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं। तो इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं, जहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो भी इंस्ट्रक्शंस प्रिंट हो रही है, और अगर फॉल्स हो रही है तो भी कंडीशन इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंट हो रही है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर इफ एल्स यूनिकंडीशनल स्टेटमेंट। आफ्टर दैट हम देखते हैं बाय डायरेक्शनल। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं प्रिंट करने के लिए, इसलिए हमने इसको बोला बाय डायरेक्शनल स्टेटमेंट। In this statement, there are two types of statement execute. First, if the condition is true, first statement will execute. If the condition is false, second condition will be executed. तो यहाँ पे अगर पहली कंडीशन, अगर पहला इफ कंडीशन ट्रू होती है तो पहली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एल्स अगर फॉल्स होती है तो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है, एल्स पार्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखो इसका फ्लो चार्ट, कंडीशन अगर ट्रू होती है देन कोड इनसाइड इफ बॉडी। अगर ट्रू है तो इफ बॉडी के इफ कंडीशन के अंदर जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स है तो एल्स का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए इसको बोला है टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक ट्रू होने के बाद और एक फॉल्स होने के बाद। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ। If the condition is evaluated true in the first if statement, then the condition in the second if statement is evaluated and so on. अब यहाँ पर नेस्टेड इफ इसलिए बोला है कि एक कंडीशन अगर एक इफ कंडीशन जो है अगर वो ट्रू हो रही है तो नेक्स्ट वाले पे प्रिंट होगा, अगर वो फॉल्स होती है तो नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होती है तो उसके साथ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो भी ट्रू नहीं हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दी हुई है एल्स पार्ट की वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसके लिए हमने देखो एक प्रोग्राम एक एग्जांपल लिया हुआ है, प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो वॉइड मेन हमने एक वेरिएबल लिया है इंट नम, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करेंगे जैसे कि 2, तो स्कैन एफ %d एम्परसेंड नम। इफ़ नम ग्रेटर दैन 0 देन प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव। अब मैंने क्या प्रिंट किया हुआ है -2, तो -2 प्रिंट किया है तो क्या हो जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव, तो वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, दूसरा वाला जो इफ़ है, इफ़ नंबर लेस देन 0, ये उसका पार्ट वहाँ पर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो भी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके साथ में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज जो लास्ट एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज नंबर इज 0। आफ्टर दैट else if ladder, the corresponding array of instructions is executed when the first condition is correct. If the condition is incorrect then the next condition will be verified. अब देखो यहाँ पर एल्स इफ का लेडर है, मतलब पिछले वाले में क्या हो रहा था, एक इफ कंडीशन आ रही थी, फिर एल्स पार्ट आ रहा था, फिर उसके बाद एक इफ कंडीशन आ रही थी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही थी तो इफ कंडीशन ट्रू हो रही थी तो उसका पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर नहीं हो रही थी तो वो नेक्स्ट इफ कंडीशन पे जा रहा था। अब यहाँ पर एल्स इफ का लेडर है, एल्स और इफ दोनों कंडीशन साथ में है, तो एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। अगर पहली कंडीशन करेक्ट है तो ही वो इंस्ट्रक्शन प्रिंट होगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट इफ कंडीशन जो है, इफ द कंडीशन इज इनकरेक्ट देन द नेक्स्ट कंडीशन विल बी वेरीफाइड। नेक्स्ट कंडीशन को वो चेक करेगा। इफ ऑल द स्पेसिफिकेशन फेल्स देन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर सारे के सारे इफ़ कंडीशंस जो हमने लगाई हैं वो सभी फॉल्स हो जाती हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेगा, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। द रिमाइंडर ऑफ द लैडर कैन बी शोन एज बिलो। तो यहाँ पर किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है वो हमने यहाँ पर दिखाया सिंटेक्स में। इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट, अगर वो ट्रू होता है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका वाला जो ब्लॉक है उसको प्रिंट करेगा, अगर वो भी नहीं होती है तो फिर एल्स इफ में जाएगा। ऐसे ये लैडर चलता रहेगा और आखिरी में बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट है, लास्ट में जो स्टेटमेंट है उसको वो प्रिंट कर देगा।
अब इसके लिए देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ऑफरिंग चॉकलेट डिपेंडिंग अपॉन एज। हम चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं बाय डिपेंडिंग अपॉन एज। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है इंट एज, फिर हमने एंटर एज बोला है, स्कैनएफ एम्परसेंट एज, इफ़ एज इक्वल्स टू 5, अगर एज 5 है देन हम उसको क्या देने वाले हैं, चॉकलेट। एल्स इफ अगर एज 18 है, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ एज इक्वल्स टू 18। फिर वहाँ पर अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो कैफ़े बार मिलेगा, और नहीं हो रही है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, इफ़ एज इक्वल्स टू 21। प्रिंट एफ वो क्या देगा, अगर एज 21 के बराबर है देन नेस्ले बार मिलेगी, अगर एज 58 के बराबर है तो टॉफ़ी मिलेगी, और अगर इसमें से कोई भी एज नहीं है, 60 के ऊपर है, 58 के ऊपर है, तो वो क्या करेगा, सॉरी कोई चॉकलेट वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ एल्स इफ लैडर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट और मल्टीवे स्टेटमेंट। इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, इसके लिए इसको हम ब्रांचिंग और मल्टीवे स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सी ऑफर्स अ सिलेक्शन स्टेटमेंट इन सेवरल वेज एज इफ द प्रोग्राम बिकम्स लेस रीडेबल व्हेन द नंबर ऑफ कंडीशन इंक्रीजेज। लेस रीडेबल मतलब यहाँ पर आप उसको रीड इजीली नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंडीशंस यहाँ पर है, आपके पास मोर देन वन ऑप्शन अगर यहाँ पर है, एक सॉरी 2 से ज़्यादा अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप वहाँ पर उसको इजीली रीड नहीं कर सकते हो। सी हैज़ अ मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट कॉल्स द स्विच स्टेटमेंट। सी के पास बहुत सारे सिलेक्शन मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जैसे कि 5-6 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के आप ऊपर स्विच कर सकते हो। दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। The switch declaration is easy to understand if more than 3 alternative exist। अगर 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 अल्टरनेटिव, 3 ऑप्शन से ज़्यादा अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। एंड द कमांड स्विचेस बिटवीन द ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन वैल्यू। जो भी एक्सप्रेशन वैल्यू वहाँ पर होगी उसके हिसाब से आप उसको चूज़ करोगे। एंड ईच ब्लॉक विल हैव एन करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और हर ब्लॉक की कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर होगी। तो इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। स्विच एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन स्विच एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पर एक्सप्रेशन वहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, जैसे चॉइस हो गया या फिर कौन सा केस है, तो वहाँ पर हम उसको स्विच एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर केसेस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस अप टू डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट केस भी यहाँ पर होता है। तो केस लेबल 1 स्टेटमेंट, देन ब्रेक। केस लेबल 2 अगर पहला अगर हमने चूज़ किया है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर अगर हमें दोबारा कुछ दोबारा से करना है तो हम फिर से वापस जाएंगे, उसके बाद फिर हम केस 2 चूज़ करेंगे, फिर हम उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। अगर हम इनमें से कोई भी चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट एग्जिट को चूज़ करेंगे वहाँ पर। अब देखो सेम प्रॉब्लम जो था, ऑफरिंग चॉकलेट ऑफर कर रहे थे हम बाय एन एज, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर लिया है, सिर्फ यहाँ पर उसको हमने लिखा स्विच केस का यूज़ करके हैं। तो यहाँ पर देखो इंट एज, प्रिंट एंटर एज, स्कैन एफ डी परसेंटेज एंड स्विच एज। एज इज़ द एक्सप्रेशन। नाउ केस 5, पहला केस जो है हमारे पास 5 है, क्योंकि एज हमने वहाँ पे 5 कंडीशन में ली थी। तो अगर एज 5 है तो चॉकलेट मिलेगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट केस में जाएंगे 18, फिर उसके बाद वहाँ पर अगर 18 एज है तो कैफ़े बार मिलेगी। अगर एज 21 है, नेक्स्ट केस जो है वो 21 का है, तो वहाँ पर नेस्ले बार मिलेगी। केस 58 में देखते हैं, वहाँ पे टॉफ़ी मिलेगी, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई भी चूज़ नहीं किया तो वो क्या बोलेगा, सॉरी एंड ब्रेक, एंड लास्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। ये हमारा ऑलरेडी ऑपरेटर एक्सप्रेशन में हो चुका है, सिर्फ मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बताया है कि क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, क्योंकि ये पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का। सो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ अनयूजुअल ऑपरेटर विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पर अनयूजुअल ऑपरेटर है, मतलब ये ऑपरेटर हमेशा प्रेजेंट नहीं मिलता है, ये सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर है, तो इसीलिए इसको कंडीशनल विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखो कंडीशन, पहले हम कंडीशन लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 1 कोलन, देन एक्सप्रेशन 2।
तो एक्सप्रेशन 1 इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज वैलिड। अगर कंडीशन जो हमने लगाई है क्वेश्चन मार्क के पहले अगर वो ट्रू है देन एक्सप्रेशन 1 वैलिड होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा एंड इफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट देन वो क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा वहाँ से। पहले अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स हो रही है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।